आप सभी भलीभांति परिचित हैं कि पिछले कुछ दिवसों से हम आदिम अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ रहे हैं। हमने ये जाना कि आदिम अर्थव्यवस्था किस प्रकार से संचालित होती है और आदिम समाज से संबंधित जो व्यक्ति हैं वो किस प्रकार से अपना जीविका उपार्जन करते हैं। क्योंकि अर्थव्यवस्था का अप्रत्यक्ष रूप से तात्पर्य ये हुआ कि जीविका उपार्जन के संसाधनों को एकत्रित करना, उनको अपने जीवन के साथ किस प्रकार से जोड़कर अपनी आवश्यकताओं, जो आपकी मूलभूत आवश्यकताएं, उनकी पूर्ति करना। कल की कक्षा में हमने कूला प्रथा के बारे में जाना था और पोटालेज प्रथा के बारे में जाना था और मैंने आपको याद होगा कि इन दोनों प्रथाओं के बारे में आपको स्पष्ट तौर पर इंगित किया था कि आप इन्हें बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा, क्योंकि आपके विश्वविद्यालय परीक्षाओं में हर स्थिति में इसके संबंध में प्रश्न पूछा जाता है। कभी पोटालेज के बारे में पूछा जाएगा, कभी पूला के बारे में पूछा जाएगा और भी ऐसी बहुत सारी प्रथाएं जिनके बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मुझे लगता है ये बेहतर होगा कि आज हम और उन कुछ प्रथाओं को जानें जो हमारे लिए उपयोगी हैं और जिनको पढ़कर, जिनको समझकर और जिनको याद कर हम अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। और देखिए, अच्छे अंक प्राप्त करना हर विद्यार्थी के लिए एक हर्ष का विषय होता है और हर विद्यार्थी की अंतस हृदय से ये इच्छा होती है, अपेक्षा होती है कि वो अच्छे अंक प्राप्त करे, क्योंकि ये अच्छे अंक जिसका प्राप्त करने का उद्देश्य है वो सिर्फ स्वयं की खुशी नहीं है। हम सभी सामाजिक प्राणी हैं। ये हमने कल भी बात की थी कि कोई भी व्यक्ति समाज से इस प्रकार से जुड़ा हुआ होता है कि वो समाज अपने परिवार के सदस्यों को खुशी देना चाहता है, उनसे खुशी पाना चाहता है, स्नेह पाना चाहता है, उनका सानिध्य चाहता है। और इन तमाम बिंदुओं के साथ इस बिंदु को भी जोड़ के देखा जा सकता है कि अच्छे अंक प्राप्ति हमें स्वयं तो संतुष्टि का भाव देते ही देते हैं, परंतु उसके साथ साथ वो हमारे परिवारजनों को, हमारे मित्रगणों को भी संतुष्टि का भाव देते हैं। चलिए अब हम जानते हैं वासी, ये क्या प्रथा है। यह भी वस्तु विनिमय की प्रथा है, जैसे कि कूला भी वस्तु विनिमय की प्रथा थी और पोटालेज के बारे में भी हमने कुछ इसी प्रकार से जाना। तो वासी वस्तु विनिमय की प्रथा है जो ट्रोम्बियाट द्वीप के तटीय मछली मारक जनजातियों तथा अंदर के मैदानों के खेती आदिवासियों के मध्य प्रचलित है। भीतरी मैदानों के आदिवासियों के मध्य जो याम जिसे कंदमूल की खेती करते हैं और तटीय लोगों को उपलब्ध कराते हैं, बदले में तटीय आदिवासी इनको मछली देते हैं। देखो, इसको हम इस तरीके से बच्चे समझ सकते हैं कि जो चीज़ मेरे पास नहीं है वो मैं दूसरे से प्राप्त करूं और जो दूसरे के पास नहीं है उसे मैं स्वयं उपलब्ध कराऊं। ये एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का एस्पेक्ट है कि हमारी आपसी समझ से कि जो चीज़ तुम्हारे पास नहीं है वो तुम उपलब्ध कराओ और जो चीज़ मेरे पास नहीं मैं तुम्हें उपलब्ध कराऊं। इससे दोनों का ही जीविका उपार्जन हो सके, दोनों का जीवन अच्छे तरीके से व्यतीत हो सके। अब अगर हम यहाँ पर जब बात कर रहे हैं वासी प्रथा की, तो वासी प्रथा ट्रोम्बियाट द्वीपवासियों में, यहाँ पर देखिए ट्रोम्बियाट द्वीपवासी दो तरीके से रहते हैं, एक जो तटीय क्षेत्रों में रहते हैं, एक जो मध्य क्षेत्र में रहते हैं। मध्य क्षेत्र में रहने वाले खेती करते हैं, खेती भी हम इसे कम अंश में कह के कंदमूल को एकत्रित करने वाली बात आती है यहाँ पर, क्योंकि उनके पास वनीय क्षेत्र अधिक है। और जो तटीय क्षेत्रों में रहते हैं वो मछली मारते हैं। तटीय मतलब जो समुद्र के किनारे रहते हैं, तो स्वाभाविक तौर पर कि वो शिकार करते हैं। अब जो शिकार करते हैं सिर्फ उनका मछली से तो पेट नहीं भर सकते, क्योंकि आप सुबह शाम दिन रात सिर्फ मछलियाँ नहीं खा सकते। उसी प्रकार से आप सुबह शाम दिन रात कंदमूल लोग जो वहाँ के आदिवासी हैं उसे वो उनकी प्रेफरेंस नहीं रहेगी। तो ये आपसी समझ उनके मध्य एक विकसित हो जाती है, ये एक विनिमय की प्रथा विकसित हो जाती है कि जो तटीय क्षेत्र में रहने वाले हैं वो जो मध्य क्षेत्र में रहने वाले द्वीपवासी हैं उन्हें मछली देते हैं और
जो मध्य क्षेत्र में रहने वाले हैं वो उन्हें कंदमूल उस मछली के बदले दे लेते हैं। गिव एंड टेक की बात है, ठीक है। तो यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट है कि वासी प्रथा के द्वारा खाद्य पदार्थों का जो लेन देन तथा आदान प्रदान होता है और इसके द्वारा निश्चित परिवार एक दूसरे से परंपरागत रूप से संबंधित होते हैं। इनमें खाद्य पदार्थों का विनिमय निश्चित दिन तथा सार्वजनिक प्रदर्शन एवं मूल्यांकन के बाद ही होता है। अब हम बात करते हैं गिमी वाली। गिमी वाली कौन सी प्रथा है? गिमी वाली भी एक प्रथा है जिसमें घर गृहस्थी की छोटी मोटी आवश्यकताओं की वस्तु का विनिमय होता है। क्या है ये प्रथा? एक ऐसी प्रथा है जिसमें घर गृहस्थी की छोटी मोटी आवश्यकताओं की वस्तुओं का विनिमय होता है। गिमी वाले में छोटे सुअर के बदले खाद्य पदार्थ अथवा छोटी मोटी वस्तुएं बदले में ली जाती हैं। कूला साझेदार से गिमी वाली संबंध रखना वर्जित है। यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जहाँ कूला प्रथा अपनाई जा रही है वहाँ गिमी वाली प्रथा नहीं अपनाई जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं एक और प्रथा है लागा। लागा भी वस्तु विनिमय की प्रथा है। इसमें बड़े सुअर के बदले घर गृहस्थी की महत्वपूर्ण चीज़ें खरीदी जाती हैं। बाग बगीचों जो बड़ा सुअर मतलब जो बहुत वजन का होता है और जिसका आकार स्वरूप बहुत बड़ा होता है, तो स्वाभाविक तौर पे जो बड़ा सुअर है उससे उनको अधिक मांस मिल पाता है और अधिक परिवारजनों तक वो वितरित हो पाता है। तो बाग बगीचे की जो भूमि का खरीदना या हस्तांतरण करना लागा कहलाता है। लागा में धार्मिक संस्कार किया जाता है। यह एक प्रकार से सांस्कृतिक कर्म है। समझ में आ गई आपको बात कि एक तरफ तो लागा एक ऐसी विनिमय की प्रथा है जिसमें बड़े सुअर के बदले घर गृहस्थी की महत्वपूर्ण चीज़ें खरीदी जाती हैं। दूसरा, भूमि बाग बगीचों के लिए भूमि को खरीदना या हस्तांतरण करना लागा कहलाता है। लागा में धार्मिक संस्कार किया जाता है। अब आती है बात पोकाला। पोकाला क्या है? मुखिया को वस्तुएं, चीज़ें या कुछ उपहार या भेंट देने की प्रथा को पोकाला कहते हैं। ये मुखिया की कृपा प्राप्त करने का एक तरीका है। बदले में मुखिया जन साधारण को वस्तु या कुछ भी भेंट दे सकता है। इस भेंट को ये वाला कहते हैं। क्या कहते हैं? ये वाला। तो पोकाला और ये वाला एक ही अवधारणा के दो तथ्य हैं। पोकाला कहते हैं जहाँ मुखिया को जो मुखिया है, जो सरदार है क्या किसी समुदाय का, उससे कुछ चीज़ें उपहार या भेंट दी जाती है। वहीं मुखिया की कृपा और इसका उद्देश्य क्या होता है? मुखिया की कृपा को प्राप्त करना। और बदले में मुखिया जनसाधारण को वस्तु या कुछ भेंट दे सकता है। इस भेंट को ये वाला कहते हैं। ये वाला कहते हैं। मुखिया धार्मिक और राजनीतिक क्षेत्रों में भेंट देने वाले को सहायता प्रदान करता है। और ये वाला का जो महत्व है समाज में विशेष है। इससे व्यक्ति की प्रतिष्ठा बढ़ती है, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि इस संबंध में दूसरे समाज वैज्ञानिकों का क्या मानना है। तो मेलिनोवस्की का मत है कि ट्रोम्बियार्ड द्वीपवासियों में वस्तु विनिमय, व्यापार, बाजार की अनेक प्रथाएं प्रचलित हैं। हमने जाना ही अभी जाना थोड़ी देर पहले कि ट्रोम्बियार्ड द्वीपवासियों में वस्तु विनिमय, व्यापार, बाजार की अनेक प्रथाएं प्रचलित हैं। पिडिगंटन ने इसको पारस्परिकता का उत्तम सिद्धांत बताया है और कई आदिवासी व्यापार करते हैं। एयून आदिवासी पड़ोसियों से चमड़े के थैले तथा कपड़े खरीदते हैं। ये लोग उनको विनिमय में चाकू, भाले, धातु के बर्तन, चम्मच, लकड़ी की थालियाँ आदि वस्तुएं देते हैं। नरोन अपनी उत्पादित वस्तुओं को बटस्वान लोगों को देकर मोटा अनाज तथा तंबाकू प्राप्त करते हैं। आसाम के नागा आदिवासी सुंदर वस्त्रों का व्यापार करते हैं और राजस्थान के भील खेती करते हैं। तो ये सारी बातें सामाजिक जो मानव शास्त्री हैं उन्होंने बताई हैं कि विनिमय के द्वारा एक आपसी सह संबंध और पारस्परिकता का संबंध जो स्थापित होता है वो सहृदयता का भाव उत्पन्न करता है। परंतु हर जो आदिम समाज है उसमें विनिमय अलग अलग वस्तुओं का होता है। जैसे ट्रोम्बियार्ड में जहाँ हमने देखा कि
सॉरी ट्रोम्बियार्ड में हमने देखा कि वस्तु विनिमय व्यापार माफ़ कीजिएगा, ट्रोम्बियार्ड द्वीपवासी में हमने देखा कि वस्तु विनिमय व्यापार बाजार की अनेक प्रथाएं प्रचलित हैं और हमने वो प्रथाएं देखी। अभी हमने जाना कि वो प्रथाएं थी लागा पुकाला। पुकाला में हमने ये भी देखा कि येवला शब्दार्थ जो वाक्य है, शब्द है, उसका प्रयोग किया गया है। और उसके अलावा एयून जनजातियों में चमड़े के थैले तथा कपड़ों का विनिमय होता है, तो नरोन में मोटा अनाज तथा तंबाकू का विनिमय होता है। अब हम देखते हैं बाजार की क्या व्यवस्था होती है आदिम समाजों में। चलिए जानते हैं। जनजातियों में बाजार की व्यवस्था तो मिलती है, परंतु ये नगरीय बाजारों की अपेक्षाकृत बिल्कुल अलग है। ठीक है, नगरीय बाजार तो रोज़ दुकानें खुलती हैं, हम रोज़ वहाँ से सामान ले सकते। सॉरी, जनजातियों में बाजार सप्ताह में एक बार, माह में 1 या 2 बार तथा मेलों, त्योहारों और उत्सवों के अवसर पर लगते हैं। कभी कभी लगातार 4 या 6 बार दिन पे बाजार लगता है। उसके बाद लंबी अवधि के बाद पुनः वो बाजार लगता है। तो कई जनजातीय क्षेत्रों में बाजार वर्ष में एक ही बार लगता है, जो मेले अथवा त्योहारों के अवसर पर निश्चित दिन तथा स्थान पर लगता है। बाजार का उद्देश्य आर्थिक तो होता ही है, उसके साथ साथ सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, मनोरंजनात्मक आदि भी उद्देश्य होते हैं। बाजार व्यापार तथा वस्तु विनिमय का प्रमुख केंद्रीय स्थान होता है। बाजार में आसपास के आदिवासी लोग अपने उत्पादन की वस्तुओं को बेचते हैं। स्वाभाविक तौर पर ये अंतर आपको समझ में आया कि बाजार का तात्पर्य क्या हुआ कि जहाँ जाकर हम अपने वस्तुओं को विक्रय करते हैं। ठीक है, हमारी भूमिका क्या है? विक्रेता की है। लेकिन आधुनिक समाजों में रोज़ बाज़ार खुलते हैं, रोज़ रात को बाज़ार बंद होते हैं। हम हर रोज़ जिस वस्तु की आवश्यकता है उसे बाज़ार जाके खरीद सकते हैं, लेकिन जनजातियों में ऐसा नहीं होता। वहाँ पर बाज़ार रोज़ नहीं खुलते, वहाँ मासिक बाज़ार होते हैं। कई जगह 15 दिन में बाज़ार खुलते हैं और कई जगह साप्ताहिक बाज़ार खुलते हैं, पर अधिकतर देखने में आया है कि एक लंबी अवधि के बाद बाज़ार खुलते हैं। और कई जनजातीय क्षेत्रों में तो बाज़ार वर्ष में एक ही बार लगता है और जो मेले अथवा त्योहारों के अवसर पर निश्चित दिन और निश्चित स्थान पर ही लगता है। तो बाज़ार का उद्देश्य यूँ तो आर्थिक होता है, परंतु देखिए मेले में व्यक्ति आपस में एक दूसरे से संबंध स्थापित करते हैं, एक दूसरे से भावनात्मक संबंध स्थापित करते हैं और वहाँ उनका मनोरंजन भी होता है, क्योंकि उनके लिए सिर्फ वो बाज़ार नहीं होता, एक सांस्कृतिक उत्सव का क्षेत्र भी होता है। तो यद्यपि बाज़ार का उद्देश्य आर्थिक है, तथापि सामाजिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक आदि भी इसके उद्देश्य होते हैं। और बाज़ार के आसपास के आदिवासी लोग अपने उत्पादन की वस्तुओं को बाज़ार ले जाकर बेचते हैं। ठीक है, अब यहाँ हम देखते हैं उत्तरी घाना के कोम्बाकम आदिम समाजों में कई छोटे छोटे कुल होते हैं। ये लोग अलग अलग स्थानों पर रहते हैं और प्रत्येक कुल बाज़ार की व्यवस्था करता है। इनमें बाज़ारों की संख्या कुल के अनुसार बहुत अधिक हो जाती है। उनमें बाज़ार 6 दिन लगता है। जिसकी भूमि पर बाज़ार लगता है उस बाज़ार का वो सर्वेसर्वा होता है। और वहीं घाना में एक बार बाज़ार सभी जनजातियों के लिए वर्ष में एक बार लगता है, इसे येदी कहते हैं। अब मान लीजिए आपसे प्रश्न पूछा जाए येदी से तात्पर्य क्या है, तो आपका उत्तर होगा कि घाना में बाज़ार, घाना की जनजातियों में जो बाज़ार है वर्ष में एक बार लगता है, उसे येदी कहते हैं। वहीं उत्तरी घाना में जो काम्बा जनजाति है वहाँ पर बाज़ार की संख्या अधिक है, वहाँ बाज़ार 6 दिन लगता है। ठीक है, तो यहाँ दोनों जगह देखिए, घाना प्रदेश अपने आप में बड़ा है, वहाँ अलग अलग जनजातियाँ रहती हैं, तो अलग अलग तरीके से उनका बाज़ार और विनिमय प्रणालियाँ होती हैं।
जनजातियों में बाजार प्रेमियों के मिलने का स्थान। ये देखिए, कुछ जनजातियों में तो इसी समय जो धार्मिक उत्सव होता है और सांस्कृतिक उत्सव होता है, वहीं पर लड़के लड़कियां, जहाँ प्रथा होती है वहाँ पर आपस में एक दूसरे से संबंध स्थापित करते हैं और विवाह करने के लिए कई बार भाग भी जाते हैं। जैसे नाइजीरिया की टिव जनजाति के प्रेमी बाजार में मिलते हैं और योजना बनाते हैं। स्त्रियां बाजार में कंदमूल बेचने के साथ साथ अपने बचपन की सहेलियों से भी मिलती हैं। तो विशेष रूप से न्यू ब्रिटेन की स्त्रियां बाजार में सहेलियों से मिलती हैं। बाजार में न्यायालय तथा राजनीतिक गतिविधियां भी देखने को मिलती हैं। अफ्रीका के बाजारों में न्यायाधीश तथा मुखिया न्यायालय लगाते हैं। ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना, ये हम एक्सपेक्ट नहीं करते। हमारे यहाँ तो बाज़ार में ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे यहाँ न्यायिक व्यवस्था अलग है। लेकिन अफ्रीका के बाज़ारों में न्यायाधीश तथा मुखिया बाज़ार में ही अपना न्यायालय लगाते हैं तथा ग्राहक और दुकानदार के आपसी झगड़ों का निपटारा करते हैं। कई जनजातियों में बाज़ार में धार्मिक क्रियाएं भी की जाती हैं। बाज़ार के नाम भी देवी देवताओं के नाम पर रखे जाते हैं। ऐसा एबो तथा टिव जनजाति में मिलता है। ये हम जानते हैं कि प्रारंभ में जब मुद्रा का प्रचलन नहीं था तब क्या होता था, वस्तु वितरण किस प्रकार से होता था, वस्तु विनिमय के द्वारा होता था। और तब बाजार में सौदा करने में काफ़ी समय लगता था, भाव तोल भी ठीक से नहीं हो पाता था। अब आदिम समाजों में बाजार का उद्देश्य तथा कार्य आधुनिक जो समाज के बाजार हैं उनके जैसा नहीं है और ना ही हो सकता है। तो आदिवासी में लाभ कमाने की वृत्ति कम होती है और लाभ की वृत्ति तो मुद्रा के द्वारा ही अधिक पनपी है। ये बात आप समझते हैं। अब जब मुद्रा की बात करते हैं कि आदिम समाजों में क्या मुद्रा है और अगर है तो किस रूप में है, चलिए देखते हैं कि आदिम समाजों में विनिमय तथा व्यापार का लेखा जोखा तथा माप तोल के साधन और तरीके विकास तथा उत्पादन के अनुसार भिन्न भिन्न मिलते हैं। हर आदिम समाज में जो विनिमय का तरीका है, व्यापार का लेखा जोखा है, माप तोल के जो साधन है, सब जगह भिन्न भिन्न मिलते हैं। प्राचीन काल में विनिमय के साधन तो अवश्य रहे, परंतु उनमें माप कम निश्चित रहा। वस्तु विनिमय जो यूनिवर्सल पैटर्न रहा है, सार्वभौमिक विधि रही है। सार्वभौमिक विधि का तात्पर्य ये हुआ कि ये सभी जगह व्याप्त रही है। बाद में पंख, सीप, कीमती पत्थर, बाल, कौड़ी आदि वस्तु विनिमय के साधन के रूप में विकसित हुए तथा पशुओं का भी विनिमय में उपयोग किया गया। अब न्यू गिनी में शैल मुद्रा का प्रयोग होता है, तो बुशमैन तंबाकू तथा अंडों के छिलकों की माला का मुद्रा के रूप में प्रयोग करते हैं। एक तरह का ये सिग्निफिकेंट फैक्टर के रूप में वर्क करता है। जिस तरह से जब भाषा विकसित नहीं हुई थी तो साइंस के द्वारा, साइन नहीं बेटा, साइंस नहीं, साइन, चिन्हों के द्वारा, संकेतों के द्वारा एक दूसरे को बात समझाई जाती थी। उसी प्रकार से क्योंकि आदिम समाजों में मुद्रा का विकास नहीं हुआ, इसलिए वहाँ मुद्रा के तौर पर पंख, सीप, कीमती पत्थर, कौड़ी आदि वस्तु विनिमय के साधन के रूप में प्रयुक्त हुए। अब उसके बाद हम देखते हैं टम्बू मुद्रा। ये क्या है टम्बू मुद्रा? न्यू ब्रिटेन की तोलाई शैल मुद्रा का प्रयोग करते हैं, इसे टम्बू कहते हैं। अब आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि टम्बू किसे कहते हैं, तो आपका उत्तर स्पष्टता होगा कि न्यू ब्रिटेन की तोलाई शैल मुद्रा का प्रयोग करते हैं, इसे टम्बू कहते हैं। लंबे धागे में शैल को पिरो लेते हैं, इनकी छोटे छोटे टुकड़ों में इनको विभाजित कर लेते हैं। शैल की संख्या के आधार पर इनके विशेष नाम हैं। टम्बू मुद्रा के द्वारा अपने आदिवासियों से वस्तु खरीदते हैं। विदेशी व्यापारियों से सौदा खरीदने में टम्बू मुद्रा काम में नहीं ली जा सकती। ये आदिवासी टम्बू के द्वारा लाभ कमाने की इच्छा नहीं रखते। अब बात करते हैं हम नंडेप और नको मुद्रा। ये दो प्रकार की मुद्राएं रॉसेल द्वीप में प्रचलित हैं। अब देखिए बेटा, मानव शास्त्र जो आपका विषय है, जैसे हम आपका थर्ड ईयर का जो सोशल थिंकर का पेपर है, वहाँ
कॉन्सेप्ट्स को बहुत गहराई से समझने की आवश्यकता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ विषय, कुछ अध्याय ऐसे होते हैं जिन्हें समझने के साथ साथ याद करने की भी आवश्यकता होती है। तो हम जब हम आर्थिक अर्थव्यवस्था, आदिम आर्थिक अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं तो हमें ये ध्यान देने योग्य बात है कि हमें जो हम तत्व पढ़ रहे हैं, जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, जो हम अवधारणा पढ़ रहे हैं, उसे हमें याद भी करना होगा। तो नंडेप और नको मुद्रा, ये दोनों प्रकार की मुद्राएं रोसेल द्वीप में प्रचलित हैं। नंडेप जो स्पॉन्डिलस शैल के बने सिक्के होते हैं और नको गियाट काम शैल के बने होते हैं। ये आदिवासी मानते हैं कि इन सिक्कों को ईश्वर ने निश्चित स्थानों पर बनाया है। और नंडेप के कुल 22 प्रकार हैं। इनके रंग तथा आकार भिन्न भिन्न हैं, जिसके आधार पर इनको पहचानना सरल हो जाता है। इन सिक्कों के क्रम हैं। प्रथम 4 सिक्के अभिजात वर्ग के हैं जो कभी बाहर नहीं निकाले जाते और इनका उपयोग उधार पर ब्याज प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो आप समझे इस बात को कि इन्होंने जो सिक्के के तरीके बना रखे हैं, सिक्के जैसे बना रखे हैं, उनको उन्होंने अलग अलग रंगों और अलग अलग आकारों में बांटा जिससे उनकी पहचान संभव हो सके। और इन सिक्कों का क्रम भी है कि सबसे ऊंचा स्तर किस सिक्के का माना जाएगा और निम्नतर स्तर किस सिक्के का माना जाएगा। तो जो प्रथम 4 प्रकार के सिक्के हैं वो अभिजात वर्ग के माने जाते हैं, जो कभी बाहर नहीं निकाले जाते और उनका उपयोग उधार पर ब्याज प्राप्त करने के लिए भी किया जाता है। तो उधार का भुगतान ऊंचे मूल्य के नंडेप के द्वारा तय किया जाता है और सिक्कों का विनिमय नहीं होता। जैसे बड़े सिक्कों के बदले छोटे तथा छोटे सिक्कों के बदले बड़े सिक्के नहीं दिए जाते, ना ही लिए जाते हैं। तो बच्चों, आज हमने काफ़ी कुछ जाना विनिमय प्रणाली के बारे में, हमने बाज़ार के बारे में जाना, हमने जैसे कल कूला प्रथा जानी थी, आज हमने वासी को जाना, गिम्मी वाली को जाना, कल हमने कूला और पॉटलेज प्रथाओं को जाना था। आशा ये करती हूँ कि जो कुछ आपको पढ़ाया जा रहा है वो आपको समझ में आया होगा। अभी ये अध्याय आने वाली 1 या 2 कक्षाओं तक शायद हम और पढ़ें और एक लंबा अध्याय है ये। और आशा ये करती हूँ कि कल जैसे अवकाश है तो राजकीय अवकाश है, तो मैं लगातार आपसे कहती हूँ कि चाहे अपने खेतों में काम कर रहे हैं, चाहे घरों में काम करते हैं, और ये बहुत गर्व का विषय है हमारे लिए कि आप अपने माता पिता, अपने अभिभावकों का सहयोग करते हैं उनके आर्थिक सुदृढ़ीकरण में। लेकिन उतना ही महत्वपूर्ण आपका विश्वविद्यालय परीक्षाएं क्योंकि पास आ रही हैं, तो उतना ही महत्वपूर्ण ये भी है कि आप अपना कोर्स को कंप्लीट करें। आपका जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है, जो वीडियो आपको यूट्यूब पे शेयर किए जा रहे हैं, आपके कॉलेज का यूट्यूब जो ग्रुप बना हुआ है उस पर शेयर किए जाते हैं, तो उन्हें आप ध्यान से पढ़ें। और जो अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो आप बेझिझक पूछिए। आने वाले दिनों में और हम बहुत कुछ पढ़ेंगे, जानने समझने की कोशिश करेंगे। और मैं आज फिर आभार प्रकट करती हूँ वर्धमान महावीर मुक्त विश्वविद्यालय कोटा का, जिनकी अध्ययन सामग्री को हम अपने विद्यार्थी हितार्थ प्रयुक्त कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। पढ़ें और जीवन में उत्तरोत्तर प्रगति करें।